हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग आगामी यूपीपीसीएस, आरओ और बीईओ के लिए जीएस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज को कवर कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आज आपकी यह 12वीं क्लास है। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग एशिया की सभी नदियों की बात करने वाले हैं। अब देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विश्व भूगोल से नदियों के संदर्भ में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और वो प्रश्न किसी भी महाद्वीप की नदी से हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एशिया की नदियों की बात करेंगे क्योंकि नदियों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग आज एशिया, फिर अगले वीडियो में अफ्रीका और फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ऐसे करके देख लेंगे। तो अब अगर एक चीज देखी जाए कि आखिर नदियों को लेकर कैसे प्रश्न बनते हैं, तो ये भी थोड़ा समझना जरूरी है। तो एक तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि नदियों के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले उसका क्षेत्र पूछा जा सकता है कि कहां पर वो बहती है। ठीक है, किसी भी नदी का नाम दे देगा और क्षेत्र दे देगा। ये क्वेश्चन मिलान के संदर्भ में भी बन सकता है। ठीक है, तो क्षेत्र पूछा जा सकता है। मिलान के संदर्भ में दे देगा, आमूर एक तरफ दे दिया, मान के चलो महावेली, गंगा, चायो, फ्राया, इस तरीके से नदियों के नाम दे देगा और फिर इधर इस क्षेत्र दे देगा कि कहाँ पर उनका बहाव क्षेत्र है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नदी और देश के संदर्भ में कि कहाँ पर वो, ऐसे करके जैसे कुछ पर्टिकुलर नदियां हैं, बात करें जैसे हम महावेली गंगा की, ठीक है, दजला फरात की, तो ये जैसे एक पर्टिकुलर देश में ही बहती हैं, तो वो पूछा जा सकता है। लंबाई के संदर्भ में कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कौन सी एशिया की सबसे लंबी नदी है, या फिर चार नदियां दे दिया जाएगा, चार नदियां दे दी जाएंगी और फिर उनको आपको उनकी लंबाई के अनुरूप व्यवस्थित करना होगा, तो इस तरीके का भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बाद बाकी कोई और कथन उस नदी के संदर्भ में हो तो वो पूछा जाता है। ठीक है, बाद बाकी और क्या पूछा जा सकता है, तो हम लोग देखें और पूछा जा सकता है कि उद्गम उनका कहाँ से है। ठीक है, या फिर वो अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं, ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो क्षेत्र के बारे में पूछा जा सकता है, लंबाई के बारे में, उद्गम यानी कि वो निकलती कहाँ से है, मुहाना यानी कि वो गिरती कहाँ पर है। ये सारी चीजें एक नदी के संदर्भ में पूछी जा सकती हैं। बाद बाकी कुछ नदियों से जुड़े हुए अन्य फैक्ट हैं, उनको भी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे ताकि अगर वहां से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको भी हम बड़ी आसानी से कवर कर सकें। बाद बाकी एक एक नदी को यहाँ पर मैप पे जरूर देखेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले ये रूस की तीन नदियां हैं, लीना, ओब और एनेसी। इन तीनों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो लीना, ओब और एनेसी की बात करें तो ये तीनों नदियां, ठीक है, रूस से निकलकर आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती हैं। और लीना नदी के पास दुनिया का सबसे ठंडा स्थान बारखोयांस है। बारखोयांस कहां पर है, साइबेरिया में। ठीक है, और बारखोयांस को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहां पर देखें मैप में, खैर इन नदियों को मैप में जगह नहीं दी गई है बहुत सी जगह पर, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो रूस वाला साइबेरिया वाला पार्ट है यहीं पर, ठीक है, इधर मंगोलिया के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये तीनों नदियां बहती हुई मिलेंगी। और देश कौन सा है, देश है आपका रूस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। उसके बाद हम लोग देखें यहां से कुछ फैक्ट, तो ये भी ध्यान रखना कि लीना के पास दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, बारखोयांस है। बारखोयांस कहां पर है, साइबेरिया में है, और साइबेरिया सबको पता है कहां पर है, रूस में। बाद बाकी बारखोयांस को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। ठीक है,
अगली नदी की बात करें तो ये है मेकांग। ठीक है, क्या नाम है? मेकांग। तो इसके उद्गम की बात करें तो ये तिब्बत के पठार से निकलती है और कहाँ कहाँ बहती है? म्यांमार, याद करिए, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। ठीक है, और फिर अपना जल कहाँ पर गिराती है, यानी कि मुहाना इसका कहाँ पर है? तो मुहाना है इसका दक्षिण चीन सागर में, और इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा किसे कहते हैं? तो मेकांग नदी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। बाद बाकी जो मेकांग नदी का डेल्टा है वो वियतनाम और दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डेल्टा आप सभी को पता होगा, जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचती है तो उसका जो जमीन का ढलान होता है वो काफी मंद पड़ जाता है, इसीलिए जो नदी आ रही होती है उसका जो जल है वो तितर बितर होके कई धाराओं में बट जाता है, उसी को बोलते हैं डेल्टा। तो जो मेकांग नदी का डेल्टा है वो वियतनाम और दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, अब मेकांग नदी को एक बार आप लोग मैप पर देखिए। ये आपकी है मेकांग नदी, तिब्बत के पठार से निकल रही है और फिर आप देखेंगे म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम होते हुए बह रही है। ठीक है, ये है पूरी आपकी मेकांग नदी। अब इस नदी को आपको ध्यान रखना है कि इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहते हैं। बाद बाकी दक्षिण पूर्व एशिया की यह सबसे लंबी नदी है। अच्छा, दक्षिण पूर्व एशिया हो गया ये वाला क्षेत्र, जो ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसे ही दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी मेकांग नदी की। डेल्टा आपने देख ही लिया, कहां पर है इसका डेल्टा? इसका डेल्टा है कंबोडिया और वियतनाम में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, अगली नदी है साल्वीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साल्वीन नदी की हम लोग बात करें तो यह तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ बहती है और फिर ये चीन व म्यांमार होते हुए मर्तवान की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो जो साल्वीन नदी है वो कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से। ठीक है, और अपना जल कहां पर गिराती है? मर्तवान की खाड़ी में। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि साल्वीन नदी के पूर्व में सुनहरी त्रिभुज स्थित है, गोल्डन ट्रायंगल, जो कि अपनी अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो साल्वीन नदी के पूर्व में सुनहरी या फिर सुनहरा त्रिभुज, जिसे कि गोल्डन ट्रायंगल भी बोलते हैं, स्थित है और गोल्डन ट्रायंगल अपने अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो साल्वीन और इरावदी, अभी इरावदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इनके दोआब को सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो जो साल्वीन नदी है और जो इरावदी नदी है, तो इन दोनों का जो दोआब है, ठीक है, दो नदी के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं दो आब। जैसे कि भारत में पंजाब तो 5 नदियों के बीच में है, इसी तरीके से जो साल्विन और इरावदी नदी के बीच का क्षेत्र है उस दोआब को सुदूर पूर्व चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है, चावल का कटोरा इसलिए क्योंकि इन दोनों नदियों के दोआब वाले क्षेत्र में जो चावल की पैदावार है वो बहुत ज्यादा होती है। बाद बाकी ध्यान रखना कि जो ये साल्वीन है यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, साल्वीन म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अब थोड़ा सा इसको अगर हम लोग मैप पर देखें, ठीक है, तो देखो ये है साल्वीन नदी, तिब्बत के पठार से निकलती हुई यह नदी है आपकी साल्वीन। ठीक है, यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, तिब्बत के पठार से निकलती है ये, और फिर यहाँ पर मर्तवान की जो खाड़ी है
यहाँ पर वहाँ अपना यह जल गिराती है। बाद बाकी जो ये साल्वीन है और फिर जो ये आपको इरावदी नदी दिख रही है, इन्हीं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, और आपको ये चीज मैंने बताई थी कि जो साल्वीन है वो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बाद बाकी साल्वीन नदी के पूर्व में ही इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल जो कि अपनी अफीम की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बात हो गई पूरी तरीके से किसकी, साल्वीन नदी की। अब अगली नदी जो आपके सामने है वो है आमूर। आमूर नदी मंगोलिया से निकलती है और यह पूर्व का रुख करती है और चीन और रूस की सीमा पर बहती है। बाद बाकी यह प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती है। चीन में आमूर और जो उसकी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा मंचूरिया के मैदान का निर्माण किया गया है। जब आप लोग मेरे साथ प्रमुख घास के मैदान पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने बताया था कि चाइना में भी एक शीतोष्ण घास का मैदान है, कौन सा, मंचूरिया। तो इस मंचूरिया के मैदान का निर्माण आमूर और उसकी सहायक नदियों के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग मैप में देखते हैं तो ये देखो है आमूर नदी, ये दिखाई पड़ रही है आपको, ये है आमूर। यहाँ पर ये रूस और चीन की सीमा पर बहती है और फिर आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, बाद बाकी यहीं पर इसकी यानी कि आमूर और इसकी सहायक नदियों के द्वारा मंचूरिया के मैदान का निर्माण किया गया है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि ये नदी निकलती कहाँ से है, मंगोलिया से। ठीक है, तो ये बात हो गई आमूर की। उसके बाद देखो अगली नदी है यांग टीसी क्यांग, जिसे आप चांगजियांग या फिर यांगची या फिर यांग जी भी कहते हैं। ठीक है, बड़े अजीब से नाम है क्योंकि चाइनीज नाम है ये, तो याद रखना यांग टीसी क्यांग हो या फिर चांग जियांग हो या फिर यांग तिसी हो या फिर यांगजी हो, ये सभी एक ही नदियां हैं। तो यांग टीसी क्यांग की बात करें तो यह चीन और पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना कि पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी क्यांग। और ये कहाँ से निकलती है, ये सीकांग पहाड़ी के क्षेत्र से निकलती है जो कि तिब्बत पठार के अंतर्गत ही आता है। और फिर यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर, जिसे कि पीला सागर भी कहते हैं, वहां पर अपना मुहाना बनाती है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि यह एशिया की तो सबसे लंबी नदी है ही साथ यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी भी है। थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं मैप में। तो ये रही आपकी यांग टीसी क्यांग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मार्क करता हूं, ये देखो ये रहा आपका पीला सागर, यहीं पर ये अपना जल गिराती है और निकलती कहाँ है, सीकांग पठार जो कि तिब्बत पठार के अंतर्गत ही आता है, वहाँ से निकलकर ये इस तरीके से बहती हुई गिरती है आकर पीला सागर में। ठीक है, और एशिया की यह सबसे लंबी नदी है, चाइना की भी यह सबसे लंबी नदी है और दुनिया की यह तीसरी सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर देखो यांग टी नाम लिखा है, यांगजी, वैसे इसको यांग टीसी क्यांग, चांगयांग या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यांगत्सी। ठीक है, तो इनके नाम आप लोग याद रखना, सामने आपके लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए अगर आपको लेने होकर, मतलब इसके नोट्स अगर आपको बाद में पढ़ने हैं तो स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए और उनकी पीडीएफ बना के रख लिया करिए या फिर चीज़ों को नोट कर लिया करिए। ठीक है, उसके बाद अगली जो नदी है वो है हुआंगहो, जिसे कि पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। तो हुआंगहो जो नदी है वह आपकी निकलती है कहाँ से, तिब्बत के पठार से, और वहां से निकलकर मुहाना कहाँ बनाती है, बोहाई की खाड़ी में। तो हुआंगहो नदी, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि हुआंगहो नदी को ही पीली नदी कहते हैं, और यह निकलती कहाँ से है, तिब्बत के पठार से, और फिर गिरती कहाँ पर है, बोहाई की खाड़ी में। अब इसको थोड़ा सा मैप में देखिए तो ये रही आपकी येल्लो रिवर, ठीक है, ये रही येल्लो रिवर और ये रही बोहाई की खाड़ी। तो ये तिब्बत के पठार से निकलकर बोहाई की खाड़ी में गिरती है, और इसका नाम क्या था, हुआंगहो या फिर पीली नदी, ठीक है। उसके बाद देखो सर व आमू, ये कहां पर है, ये मध्य एशिया में बहती हैं, ठीक है। सर व आमू, तो सर दरिया या फिर इन्हें आमू दरिया बोलते हैं, सर दरिया और आमू दरिया दो नदियां हैं। यह मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं, यानी कि ये कहां पर बहती हैं, मध्य एशिया में, और ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलती हैं और फिर अरल सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। और इन दोनों नदियों यानी कि सर और आमू नदियों द्वारा तुरान के मैदान को निर्मित किया गया है, जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में विस्तारित है। तो सर व आमू जो नदियां हैं वो मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं, और यह मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलती हैं और अरल सागर में अपना जल गिराती हैं। बाद बाकी इन दोनों नदियों के द्वारा तुरान के मैदान को निर्मित किया गया है, और यह जो मैदान है वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में विस्तारित है। थोड़ा सा हम लोग देखें तो ये हैं आपकी सर और आमू जो नदियां हैं या फिर दरिया इन्हें बोलते हैं, ये हैं, ठीक है। मध्य एशिया वाला ये क्षेत्र है, और यहीं पर इन दोनों नदियों के द्वारा तुरान का मैदान बनाया गया है, जो कि आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ पर है, ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, उसके बाद उज्बेकिस्तान है और कजाकिस्तान, ये जो तीनों क्षेत्र हैं इन्हीं में ये मैदान फैला हुआ है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, इरावदी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। तो इरावदी नदी जो है वो अराकान योमा पर्वत से निकलती है। अराकान योमा पर्वत कहाँ पर है, म्यांमार में, और मर्तमान की खाड़ी में गिरती है। इस इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि जो म्यांमार की ज़्यादातर आबादी है वो इसी नदी के मैदानी क्षेत्र में रहती है, और यंगून शहर व जो यंगून बंदरगाह है इसी के नाम पे, वो इरावदी नदी के मुहाने पर ही स्थित है। थोड़ा सा इसको मैप में देखें, ये देखिए ये है इरावदी नदी, ठीक है, यहाँ से, और ये देखो निकलती कहाँ से है, अराकान योमा पर्वत से, जो कि कहाँ पर है, म्यांमार में। तो जो ये हिमालय पर्वत आया हुआ है और पूरब में इसका जो दक्षिण विस्तार है उसे ही अराकान योमा पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो म्यांमार में अराकान योमा पर्वत से इरावदी नदी निकलती है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं, क्योंकि म्यांमार की ज़्यादातर जनसंख्या इरावदी नदी द्वारा निर्मित मैदान में ही रहती है। गिरती कहाँ पर है, ये मर्तमान की खाड़ी है वहाँ पर गिरती है, ठीक है। उसके बाद अगली नदी देखो, चाओ फ्राया, ये कहाँ पर बहती है, ये बहती है थाईलैंड में, और इसके मुहाने पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ठीक है। बाद बाकी जितनी भी नदियां हैं उनके किनारे जो भी प्रसिद्ध शहर बसे हुए हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा मैं। अभी सिर्फ आपको बता दिया कि चाओ फ्राया नदी के मुहाने पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। तो चाओ फ्राया ये आपका थाईलैंड रहा, यहीं पर ये बहती है, ठीक है, थाईलैंड में। तो चाओ फ्राया थाईलैंड की प्रमुख नदी है, और
इसी नदी के मुहाने पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखो महाबेली गंगा। तो महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये आपका श्रीलंका रहा और यहीं पर बहती है महाबेली गंगा, और ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद बात करें टिग्रिस और यूफ्रेटस की, जिन्हें कि प्राचीन काल में दजला व फरात के नाम से जाना जाता था। तो यह नदियां तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारात से निकलती हैं और फिर तुर्की, सीरिया और इराक में बहती हैं, फिर फारस की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये ध्यान रखना, मैप में इन नदियों को नहीं दर्शाया गया है, तो आप ध्यान रखना टिग्रिस और यूफ्रेटस तो कहाँ से निकलती हैं? तुर्की की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट अरारात, वहां से निकलती हैं। और कहाँ कहाँ बहती हैं? तुर्की, सीरिया और इराक, इसके बाद फारस की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो ये हो गई एशिया की सभी नदियां। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि आपको 4 नदियां दे देगा और फिर उनको उनकी लंबाई के अनुसार आपको व्यवस्थित करना होगा। तो उस चीज को मैं आपके सामने लेके आ गया हूं कि एशिया की सर्वाधिक लंबी नदियों का क्रम। ध्यान रखिए, सबसे पहले यांगटीसी क्यांग, ठीक है, क्योंकि ये तो एशिया की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और यह चाइना की भी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद हुआंग हो, जिसे आप पीली नदी कहते थे। उसके बाद आमूर, और फिर जो हम लोगों ने रूस में लीना पढ़ी थी वो, और फिर मेकांग। तो सबसे लंबी नदी हो गई यांगटीसी क्यांग, फिर हो गई हुआंग हो जिसे पीली नदी भी कहते हैं, और फिर आमूर, और फिर लीना, और फिर मेकांग। तो ये एशिया की 5 सबसे लंबी नदियां हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों की एशिया की सभी नदियां कवर हो गई हैं, और अगली वीडियो में हम लोग अफ्रीका की सभी नदियों की बात करेंगे। इन वीडियोस को लगातार देखिए और अपने सभी साथियों तक भी इन वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि इस जो निःशुल्क प्रोग्राम का लाभ है वो बहुत बड़े स्तर पर लोगों को पहुंच सके। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।